कभी कभी हमारी जुबान पे कुछ गीत गजल या भजन ऐसा आ जाता है जिसे हम लगातार गुनगुनाते रहते हैं। ऐसे ही एक औरत एक ऐसा भजन गुनगुना रही थी और उसके ऐसे बोल थे कि मैं तो श्याम की दीवानी हुई। वो सुबह से ही इस तरीके का वो गाना गुनगुना रही थी, वो गीत गुनगुना रही थी। पति की नजर पड़ती है कि तुम इसे ना गुनगुनाओ। पति ने जब कहा उस पत्नी से तो वो शांत हो जाती है और पति अपने काम से बाहर निकलकर चला जाता है। ये इत्तेफाक की बात थी कि आज पति को घर पर ही रहना था और जब वो पति घूम घाम कर वापस आ जाता है तो पत्नी उसी गीत को गुनगुनाने लगती है। उसके बोलते कि मैं तो श्याम की दीवानी हुई। पति को गुस्सा आ जाता है कि मैंने तुमसे अभी तो मना किया था, लेकिन तुम उसके बावजूद तुम इस गीत को फिर से गुनगुना रही हो। इसे मत गुनगुनाओ। फिर से बाहर चला जाता है और फिर से दूसरी तीसरी बार वो वापस आता है तो पत्नी फिर से उसी गीत को गुनगुना रही थी और पति को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। देखते ही देखते कब दोपहर हो जाती है और जैसे ही पति का जो पारा था, जितनी बार भी उसका जो सामना पत्नी से हुआ था उतनी बार ही वो उस भजन को यानी कि उस गीत को गुनगुना रही थी। आखिरकार पति कहता है कि शायद तुम मुझे चढ़ाने के लिए ये सब कर रही हो, ये सब गाना गा रही हो। पति को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इसको लेकर और पति जो दौड़कर जाता है अपने कमरे में, जहां पर उसकी कमरे में खुद की रिवॉल्वर रखी हुई थी, लाइसेंसी रिवॉल्वर, और उसके बाद वो गोलियां चलाना शुरू कर देता है। गोलियां चलती रहती हैं और लाशें वहां पर गिरती रहती हैं। इनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। एक जिंदगी और मौत की जंग अस्पताल में लड़ रहा है। दरअसल ये जो कहानी है, ये घटनाक्रम में जब लोगों के सामने आता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि मात्र एक गीत के बोल से, गाने के बोल से वो इतना गुस्सा हो जाएगा कि वो कत्ल कर बैठेगा। ना केवल कत्ल कर बैठेगा बल्कि पूरे इलाके के अंदर सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई आदमी इतना क्रूर कैसे हो सकता है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं इमरान लिक, और जो आज की जो ये सच्ची घटना है जो मैं आपको अब ये सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर का एक थाना लगता है, थाना गंगो, और गंगो थाने क्षेत्र का एक गांव लगता है सांगाठेड़ा। सांगाठेड़ा का रहने वाला एक भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष, जिसका नाम होता है योगेश रोहिला। दरअसल वो अपने छोटे वाले बेटे को जब भी वो उसको देखता था और उसे देखकर एक अजीब सी उसको घुटन होने लगती थी। जब वो उसको देखता था वो अपनी पत्नी पर गुस्सा होने लगता था। पत्नी से वो साफ साफ कहता था कि इसे देखकर मुझे साफ साफ ऐसा लगता है कि ये ऐसा जैसे ये मेरा बेटा है ही नहीं। मैं किसी ना किसी दिन डीएनए टेस्ट कराकर ये हकीकत भी जरूर सामने में लेकर आऊंगा। इस तरीके की मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है और जब वो बार बार अपनी पत्नी से इस तरीके की बातें करता है तो इस बात को लेकर पत्नी और उसके बीच में कई बार विवाद भी हो जाता है। पत्नी साफ साफ कह देती है कि तुम्हारे मन के अंदर कुछ फितूर है, तुम्हारे मन में कुछ गंदगी घुसी हुई है, इसलिए तुम्हें हर जगह गंदगी ही दिखाई देती है। पति और पत्नी में जब किसी भी बात को लेकर जब कहा सुनी हो जाया करती थी, जब बिगड़ जाती थी, जब बाद 21 मार्च 2025 को पत्नी की चोटी पकड़ता है और उसके बाद वो घर से बाहर निकलता है और गली में वो घूमने लगता है। गुस्सा करता रहे, उसे पीटता है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कि ऐसा मत करो, बाहर के सब लोग देखेंगे तो आखिर क्या कहेंगे। जब ये बात होती है तो वो शांत हो जाता है और जैसे ही घर के अंदर कुछ हुआ ही नहीं था, सब पहले जैसा माहौल है वो शांत हो जाता है। अगली तारीख आ जाती है यानी कि 22 मार्च 2025। जब 2025 की वो तारीख होती है और पत्नी की जुबान पर एक है उसके बोल वो गुनगुनाने लगती है। वो बार बार गीत गुनगुनाने लगती है कि मैं तो श्याम की दीवानी हुई। इस तरीके से वो गुनगुना रही थी और इस बात को लेकर उसके पति को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि कुछ भी करो कि तुम, लेकिन इस गीत को बिल्कुल भी मत गुनगुनाओ। पत्नी उस वक्त शांत हो जाती है उसके कहने पर, लेकिन पति को उस दिन घर पर ही रहना था और जितनी भी बार उसका आमना सामना होता है, 4-5 बार, उतनी ही बार वही गीत वही भजन वो गुनगुनाती रहती है और उसके पति को लगातार गुस्सा आता रहता है। लगभग 1:30 के आसपास का वक्त होता है और उसके 3 बच्चे होते हैं, उसके एक बेटी होती है और 2 बेटे होते हैं। वो गांव के ही एक यानी कि पास के स्कूल में वो पढ़ते हैं और वहां से जब उन बच्चों को 1:30 के आसपास दोपहर में जब वो लेकर आता है तो पत्नी उस टाइम भी उसी भजन को यानी कि उसी गीत को फिर से गुनगुनाती है और जिसको देखकर उसे फिर से गुस्सा आने लगता है। गेट वो बंद करता है और मेन गेट बंद करने के बाद वो तीनों बच्चों को और पत्नी को लेकर पहुंच जाता है ऊपर वाले कमरे में
और उसके बाद वो गुस्सा करने लगता है अपने छोटे वाले बेटे पर, तरह तरीके की वो बात करने लगता है उससे और पत्नी से नाराज होने लगता है। इसी बीच में वो गुस्से में आता है और उसके बाद लाइसेंसी जो उसकी रिवॉल्वर, उसके बाद वो पुलिस को फोन करता है और कहता है कि देख लेना, मैं खुद को भी गोली मार लूंगा। जब पुलिस वाला इंस्पेक्टर ये बात सुनता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है। तुरंत ही उन्होंने गांव के लोगों से संपर्क साधा, गांव के लोगों से कहा कि जितनी जल्दी हो सके आप गांव में चले जाओ, उसके घर के पास चले जाओ। लेकिन उसने जब किसी ने जो उसका मेन गेट था उसको खोलने की कोशिश की, अंदर आने की कोशिश की, तो उसको भी उसने रिवॉल्वर के दम पे दिखा दिया कि अगर तूने आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुझे गोली मार देगा। अब वहां पर जो लोग थे वो डर जाते हैं, सहम जाते हैं। फिर वो दूसरा फोन लगाता है, दूसरा फोन लगाने के बाद वो सीओ को फोन करता है, सीओ से वो बात करता है और उनसे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों को गोली मार दी है, जल्दी आ जाओ नहीं तो मैं खुद को भी गोली मार लूंगा। तीसरी बार वो जिले के कप्तान को कॉल करता है और कप्तान को भी वो सेम बात करता है और इसके बाद कप्तान साहब हो या फिर सीओ साहब हो या फिर उस थाने के इंस्पेक्टर साहब हो, पूरे जिले के अंदर हाहाकार मच जाता है। हड़कंप मचने वाली बात भी थी क्यों बीजेपी के एक युवा अध्यक्ष ने, बीजेपी के एक नेता ने अपनी पत्नी और बच्चों को जो गोली मार दी है और ये जो खबर है ये थोड़ी देर के अंदर सोशल मीडिया पर तैरने लगती है, वायरल हो जाती है। लोग इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस मौके पर आती है और जितनी जल्दी हो सकता है उन बच्चों के जो शव हैं उन बच्चों के शव को उठाती है और जो घायल महिला है उसको भी उठाती है और उसके बाद वो पास के जिला अस्पताल में भर्ती करती है। पता चलता है कि जो बच्चे थे तीनों वो पहले ही मर चुके हैं, हॉस्पिटल में ले जाते वो मर चुके होते हैं। और जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम नेहा होता है वो जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है, वो अस्पताल के अंदर भर्ती होती है, उसका अभी इलाज चल रहा होता है। दरअसल पुलिस वालों ने इसके बारे में जानने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या था, क्योंकि कहानी शुरू होती है साल 2006 से। जो जो जोगेश रोहिला की ये कहानी शुरू होती है और साल 2006 में सहारनपुर के एक रहने वाले गांव की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है शिक्षा मित्र, वो पेशे से होती है, उससे इसकी शादी हो जाती है। इसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही होती है, लेकिन एक दिन अचानक एक दिन ऐसा आता है, टोटल मिलाकर ये 5 बहनें होती हैं, अकेला ये भाई होता है जोगेश, इसके पिता रमेश रोहिला और इसकी माता जिनका नाम बाला होता है। एक दिन बहन की शादी को लेकर बाप और बेटे के अंदर किसी बात को लेकर विवाद हो जाता है, तकरार हो जाती है और विवाद कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। विवाद के कुछ दिन के बाद ये तारीख आती है 21 नवंबर 2007 की। इसके घर के ज्यादातर सदस्यों की तबीयत खराब हो जाती है और इसकी पत्नी मायके के अंदर गई हुई थी। और जब तबीयत खराब हो जाती है, जो सबसे छोटी वाली जो बहन होती है जिसका नाम सोनिया होता है, वो बीमार थी और बीमार तो वो पहले से ही रहती है और उसने कुछ ऐसा सेवन नहीं किया था कुछ भी। लेकिन इसके जो पिता होते हैं रमेश, माता जो होती है उसकी बाला और बहन होती है इसकी मीना, दूसरी बहन का नाम होता है सीमा और तीसरी बहन जो होती है अन्नू, इनकी तबीयत इस कदर बिगड़ जाती है अचानक से प्रभाव से यहाँ से उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया जाता है और पता चलता है कि इनकी रास्ते में ही तीनों चारों की मौत हो जाती है। यानी कि 21 नवंबर 2007 को एक साथ 5 लोगों की इनकी मौत हो जाती है और ये अपने आप में बड़ी एक असामान्य घटना होती है और बड़ा घटनाक्रम था। और इसके बाद किसी को सूचना नहीं दी जाती है पुलिस को। घर परिवार के कुछ लोग होते हैं और जुटने के बाद एक ही चिता बनाते हैं और एक ही चिता बनाने के बाद सबका वो अंतिम संस्कार एक साथ ही वो कर देते हैं। और ये जो बात है ये बात किसी कोई और पुलिस को बता देता है। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद चिता को रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन चिता जो थी वो जबरदस्ती वहां पर जलाने की कोशिश करते हैं और जिसमें जो योगेश होता है और इसके कुछ साथियों के साथ मिलकर गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस से जबरदस्ती करने लगते हैं। इसके बाद पुलिस रोकने की कोशिश करती है और पुलिस पर पथराव भी वो लोग कर देते हैं। और यहीं से जो बात होती है वो इतनी बिगड़ जाती है कि पुलिस 38 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कर लेती है। यहाँ पर पोस्टमार्टम करने का अवसर नहीं मिल पाता है, मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन इसके अंदर ये शक जरूर जताया जा रहा था कि जोगेश ने ही अपने परिवार वालों को जहर देकर मार दिया है। हालांकि ये जो सबूत थे ये कभी भी, ये जो पुख्ता बात थी ये कभी पुख्ता नहीं हो पाई और कोर्ट ने इसको क्लीन चिट दे दी थी। लेकिन पुलिस के ऊपर इसने हमला किया था और 38 लोग इसमें शामिल थे
और जो शव थे, जो लाशें थी, उनको खुर्द-बुर्द कर दिया था। ये जो मुकदमा ये आज भी विचाराधीन है, यानी कि उसके ऊपर चल रहा है। और वक्त जब थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो साल 2009 के आसपास की बात है। इसकी जो पत्नी होती है रेखा, जो कि पेशे से एक शिक्षा मित्र होती है, और उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगती है और पत्नी की भी अचानक से मौत हो जाती है। कुछ वक्त और बीतने लगता है और उसके बाद यानी कि पहली पत्नी की इसके मौत हो चुकी होती है 2009 के अंदर, और उसके बाद 2012 का समय आता है और योगेश की शादी फिक्स हो जाती है। और एक दूसरी जगह से शादी होती है, और दूसरी जगह जो जगह होती है वो होती है कैराना के अंदर, और कैराना की रहने वाली जिसका नाम होता है नेहा, उससे उसकी शादी हो जाती है। वक्त फिर से आगे बढ़ने लगता है और नेहा को 3 बच्चे हो जाते हैं योगेश से। एक बच्ची का नाम जो है वो रखा जाता है, बेटी होती है, उसका नाम श्रद्धा रखा जाता है। दूसरे बच्चे का जो नाम है उसका देवांश रखा जाता है, और तीसरे बच्चे का नाम जो रखा है वो शिवांश रखा जाता है। लेकिन कुछ महीनों के से घर की स्थिति कुछ ऐसी चल रही होती है, इतना शक चलने लगता है इसका कि उसको लगता था कि उसकी पत्नी का किसी से अफेयर चल रहा है, और जो तीसरे नंबर का छोटा बेटा है वो उसका बेटा है ही नहीं। और इसको लेकर उसको डीएनए को लेकर अक्सर घर में विवाद होता रहता था। सर मीडिया रिपोर्ट के में दावा चल रहा है, हालांकि पुलिस कुछ तथ्य जानने की कोशिश करती है। इसके 2 फेसबुक पर अकाउंट भी थे, और फेसबुक अकाउंट होने से ये अपने परिवार के बच्चों की, बीवी की जो फोटो है उनको वहां पर अपलोड किया करता था, और साथ ही ये बीजेपी से जुड़ा हुआ था, और वहां से कार्यक्रम के जो फोटो होते थे उनको भी वो वहां पर अपलोड करता था। जुलाई 2024 से अगर 2024 इसने 2 पोस्ट अपलोड किए थे फेसबुक पर, और अपने पत्नी के साथ जो इसने फोटो लगाया होता है, एक पोस्ट पे ये गाना लिखता है कैप्शन देते हुए कि जब पत्नी को ये लिखता है कि जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, एक गाने के बोल हैं। और साथ ही जब उसने अगले महीने यानी कि अगस्त में वो एक और पोस्ट अपलोड करता है, तो उसमें अपनी पत्नी के साथ फोटो लिखता है कैप्शन के साथ, और उसमें लिखता है कि तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। इस तरीके की जो पोस्ट है ये देखने के बाद कोई कह नहीं सकता इस बात को कि यही जो बीजेपी का नेता होता है वो अगले साल 2025 के अंदर मार्च का वो महीना आता है, 22 मार्च की वो तारीख होगी, अपनी ही पत्नी और अपने 3 बच्चों को वो गोली मारकर मौत के घाट वो उतारने की कोशिश कर देगा। हालांकि जो 3 बच्चे होते हैं वो मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है, लेकिन पत्नी है वो जिंदगी और मौत के बीच में जंग लड़ रही होती है। पुलिस जब इससे पूछताछ करती है तो उसने कहा कि मुझे अपनी पत्नी के ऊपर शक था, किसी से उसका अफेयर चलता है। और जो गाने वाली जो बात आती है, जिस लड़के से ये प्यार करती थी मेरी बीवी, जो लड़का इससे प्यार करता है दरअसल उसे प्यार से श्याम बुलाते हैं, इसलिए वो बार बार मुझे चिढ़ाने के लिए इस तरीके का गाना गाती थी, ये गीत गाती थी कि मैं राधा हुई श्याम की दीवानी। इस तरीके से वो गाना गा रही थी, और उसे ये शक होने लगता है बार बार कि ये जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए इस तरीके का वो गाना गा रही है, और इसीलिए इसको गुस्सा आता है और इसीलिए वो गोलियां चला देता है। फिलहाल दोस्तों पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में जुट रही है, और हर एक पहलू को खंगालने की कोशिश कर रही है। और उस ये जो घटनाक्रम है उसके इसने पूरे घटनाक्रम ने पूरे इलाके और पूरे प्रदेश में सनसनी फैला दी कि एक पिता ने अपने 3 बच्चे और पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, और कुछ इस तरीके की घटना कर दी। दोस्तों ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको सुनाने का उद्देश्य केवल यह है, किसी को परेशान नहीं करना, किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि आसपास आपके क्या हो रहा है। ध्यान रखिए, जो इसने ध्यान रखी है वो इस कहानी सच भी है या फिर वो नहीं है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, जो भी तथ्य होगा मैं आपको बताऊंगा। तब तक मिलता हूं अनदर कहानी लेकर। जय हिंद।